क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इस न्यायालय से, इस सड़ी गली व्यवस्था से, इन न्यायमूर्तियों से? तो ऐसे में भ्रम पालना कम से कम बंद कर दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि कोई बहुत बड़ा संगठन है, उसका कहीं पर मुख्यालय है, उसके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी पूरे देश भर में उपस्थिति है, वो बड़े जोर से भारत माता की जय बोलते हैं, जब आपदा आएगी वो ढाल बज जाएंगे, या वो आपदा को आने ही नहीं देंगे। ये भी एक भ्रम था हमें कश्मीर, वो भी भ्रम साबित हुआ। आज अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द झांकिए, सचेत रहिए, स्थितियों का आकलन कीजिए, पुनः संगठित होइए, अपनी इकाइयां बनाइए, अपनी कमर कसिए, अपनी तैयारी कीजिए। आपकी रक्षा केवल आप स्वयं कर सकते हैं। और यदि कुछ हुआ तो उसको वो न समझना, उनके आगे चलिएगा। और कुछ हुआ तो उसको वो न समझिए, वो आ गया तो ईश्वर की अनुकंपा मानिए, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिए। ये एक बहुत बड़ा अपराध होगा, अपने प्रति ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के प्रति। मैं अपनी पीढ़ी को दोषी मानता हूं, मेरी पीढ़ी 1990 में मैं 26 साल का था, 26 साल का एक युवा था। मैंने अपना परिवार प्रारंभ कर लिया था, मैं अपने करियर में था, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आया। मेरा समुदाय मेरी शक्ल देख रहा था, मेरी ओर ताक रहा था, मेरे जैसों की ओर, कि हम कुछ कर पाएंगे। हमारी तैयारी नहीं थी। 1000 के सामने 1, 2, उनके हाथ में कलाशी, ग्रेनेड, हमारे हाथ में सब्जी काटने का चाक टिकट नहीं था, 2-4 फुट का डंडा तक नहीं। हमारे हाथ में केवल 2 विकल्प थे। हम बिना आगा पीछा देखे उस पागलपन में अपने को झोंक देते और पीछे अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को एक अकल्पनीय नरक का भोगी बनने के लिए छोड़ देते, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने छोटे बच्चों को बचाकर निकालना। और इस देश में एक संघर्ष की शुरुआत है। आज वो विकल्प भी आपके सामने नहीं है, बच के जाएंगे तो जाएंगे कहां? हमारे सामने तो विकल्प था, अब हमारे सामने वो विकल्प नहीं। कश्मीर में हमारे पड़ोसियों ने हमारी मुखबिरी की। अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देखी हो तो उसमें ही टेलीकॉम इंजीनियर है गंजू, वो अपने घर में छत्ती पर एक चावल के ड्रम में जाकर छुप गए जब उन्होंने देखा कि जिहादी उन्हें मारने आए, क्योंकि उन दिनों छोटी छोटी संकरी गलियों में घर एक दूसरे से सटे होते थे। तो पड़ोस ने देख लिया कि खिड़की से वो कहां जा रहा है छुपने। जब आतंकवादी उसे ढूंढ नहीं पाए, वो जिहादी लौट रहे थे, तो पड़ोसी ने वापस बुलाया,
बोला वो ऊपर छुपा है, उसे ड्रम में ही जाके गोलियां मार दी गई। आज कन्हैया लाल की मुखबिरी करने वाला उसका पड़ोसी नाजिम है। आज अमरावती में उमेश कोल्हे के व्हाट्सएप स्टेटस को रहबर फाउंडेशन तक पहुंचाने वाला उसका 15 साल का दोस्त यूसुफ है। और ये सरकार केवल इतना भर कर रही है कि एनआईए की टीमें तैयार बैठी हैं। जहां तीसरा चौथा गला रेतने की खबर आएगी, टीम भेज दी जाएगी, लोग पकड़ लिए जाएंगे, मुकदमे दायर हो जाएंगे। मानो ये एक आम कानून व्यवस्था का, भाई हत्या हुई है तो पर्चा फाड़िए, तफ्तीश कीजिए, दोषी को पकड़िए, मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए। जो सामान्य काल में सामान्य अपराधों के लिए सामान्य गतिविधि तय हुई है वही चल रही है। इस पर हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? ऐसी मानसिकता से हम नहीं बचेंगे। आज अपनी व्यवस्था से, अपने नेतृत्व से सवाल पूछने का भी समय है, हिसाब किताब लेने का भी समय है। हमारे सामने उदाहरण है, जब फ्रांस में सैमुअल पैटी का गला काटा गया था तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने वहां के मदरसों और मस्जिदों पर जो संदिग्ध थे ताले लगवा दिए। एकाएक 4 कानून ला दिए गए थे कि इस देश में एक भी शब्द वो किसी को नहीं पढ़ाया जाएगा जिसकी स्वीकृति फ्रांस की सरकार ने नहीं दी होगी। ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जो किसी बच्चे को पढ़ाई जा सके और जिसकी हमने स्वीकृति नहीं दी। कानून तो यह भी बन गया कि कोई घर आकर मौलवी भी नहीं पढ़ा सकेगा। कोई मदरसा चलने की बात तो दूर, मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लग गए, खुतबों की रिकॉर्डिंग नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाने लगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने उनको ट्वीट करके बधाई दी, कहा बहुत अच्छा किया। मेरी प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश है, ये विनय है, निवेदन है, अनुनय है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस में सैमुअल पैटी एक व्यक्ति की गर्दन काटी गई, उसके बदले जो 10 काम किए थे उनमें से केवल 2 करते हैं। सैमुअल पैटी के घर गए मैक्रोन, पूरे देश को संबोधित किया, पूरे देश का आह्वान किया, सड़कों पे उतरे, उसको अपना नेशनल हीरो बताया और कहा कि ये हमारे देश की संकल्प का प्रतीक है कि हम जिहाद का जबड़ा उखाड़ेंगे। इसके लिए बधाई दी थी। ये संकल्प हमें अपनी व्यवस्था में दिखना चाहिए, ये संकल्प हमें अपनी सरकारों में दिखना चाहिए, ये संकल्प हमें अपने नेतृत्व में दिखना चाहिए, ये आह्वान पूरे देश में गूंजना चाहिए और उन लोगों को नोटिस में ला देना चाहिए जो आज धमकियां दे रहे हैं मदरसों से, दरगाहों से, मस्जिदों से, वीडियो क्लिप्स पर हमको आतंकित कर रहे हैं कि तुम्हारी गर्दन आज हमारी छुरी के नीचे आने वाली है। उनको नोटिस दे देना चाहिए कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो तुम्हारी सांसें बंद होंगी। ये बंद नहीं हुआ, ये हरकतें बंद नहीं हुई, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको कहने वाला कोई होना चाहिए, शीर्ष पर होना चाहिए, नेतृत्व में होना चाहिए। इस देश के संकल्प में वो दिखना चाहिए। हम जिहाद को आंकने में, हमारा नेतृत्व जिहाद की तह तक जाने में, मुझे नहीं लगता
अब तक सफल हुआ है उसको समझने में सफल हुआ है। हमारी दिल जीतने की बीमारी बहुत गहरे उतर गई। समय रहते इसका इलाज बहुत जरूरी है और ये इलाज तभी संभव है जब इस देश का जागरूक नागरिक इस देश की सत्ता को मुंह पर सच बोलना शुरू करेगा, उनसे खड़े खड़े सवाल पूछना शुरू करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ, भले ही विनम्रता से पूछे लेकिन पूरे आग्रह के साथ। इस देश के हर देश की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं। इस मूसलाधार बारिश में आप बैठे हैं, मैं और परीक्षा आपके धैर्य में नहीं लेना चाहता। मैं आभारी हूं, नतमस्तक हूं। मैं दुनिया के सामने संकल्प लेता हूं, जीवन की अंतिम सांस तक के हाथ से लड़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप सभी यहाँ पधारे। आदरणीय मोदी जी का ये कहना है कि मैं फिर दोबारा आऊँगा, आप जब भी बुलाएंगे फिर आएंगे और हम पूरे उत्साह के साथ सारी बात सुनेंगे। और आप सब अपने अपने एक एक कुर्सी लेकर के पीछे हो जाए, ठीक है? सब अतिथि वहां बना रहे हैं, एक एक कुर्सी ले लीजिए और पीछे हो ले, वहां आ जाइए और बैठिए।
तो हिंदुस्तान जी हो रहे
चलो चलो ले जाओ एक बार इधर अंदर की तरफ ही आए सारे ऊपर विचार करते हैं आ रहे हैं